अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। क्या आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाला नया साल मुल्क में नए सियासी निज़ाम की दाग बेल डाल सकता है? सियासी जमातों के दरमियान मामला तय न होने के बायस अरबाब इख्तियार क्या कुछ और सोचने पर मजबूर हो चुके हैं? मौजूदा हुकूमत की जानिब से मामलात ना संभाले जाने ने नए सियासी सेटअप की क्या एक सोच पैदा कर दी है? ये सवालात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज सारा दिन मुल्क में किसी नए टेक्नोक्रेट सेटअप, कोई नेशनल गवर्नमेंट की आमद की जो है वो सुनवाई होती रही। इस मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अहम बयान आया जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उनको इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे और मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। PTI की जानिब से आज सामने लाने वाले इस बयानिए के पीछे गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन FBR शब्बत ज़ैदी का एक इंटरव्यू था जिन्होंने मखदूश माशी सूरत हाल से मुतालिक ख़तरे की घंटियाँ बजाते हुए एक नए निज़ाम की जल्द आमद की तहलका खेज पेशन गोई। माशी मुश्किलात से मुतालिक हम प्रोग्राम में आगे चल के डॉक्टर हफीज़ पाशा से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शब्बत ज़ैदी के इस मौक़िफ़ के बाद आज सारा दिन तहरीक इंसाफ की सियासी मुहिम जोई इसी मुमकिन सेटअप के गिर्द घूमती नजर रही। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से इमरान खान की गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ दिया गया है। इसी के साथ साथ इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर तख्ते मश्क साबिक आर्मी चीफ को बनाते हुए जनरल बाजवा से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। इमरान खान की सोच से मुतालिक उनके सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कुछ इस तरह से बात की। इस वक्त एक जोकर्स का एक टोला हमारे सर पे मुसल्लत किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती मांगनी चाहिए। गलत किया उन्होंने, नौकरी के चक्कर में पूरे मुल्क का भट्टा बैठा दिया। आपने तजर्बा जो है वो कर दिया। तजर्बों के हम मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। यानी PTI भी कह रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की मुज़ाहमत करेंगे। PTI की जानिब से आज इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के पीछे इमरान खान के वो स्कैंडल्स हैं जो उनकी नाइली या सियासी शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं, और इस मुतालिक हुकूमत बाखबर तो खूब है लेकिन बज़ाहिर बेख्तियार भी है। ये आपके पास हैं, किसी और के पास हैं, किसके पास हैं, ये आपको पता नहीं है? जी नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम इनको बिल्कुल जो है वो लीक नहीं कर रहे, और अगर ये हमारे, या मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि मेरे पास हूँ तो बिल्कुल मैं इस हक में नहीं हूँ कि इन चीज़ों को जो है वो लीक किया जाए। लेकिन अब मामला ये है कि ये किसी एक के पास नहीं है। अगर एक आदमी के पास है वो नहीं करता, कोई दूसरा कर देता है, कोई तीसरा कर देता है। हमारी जो अपना इंफॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, वो इन चीज़ों की फिर छान फट तो करते हैं ना। वो तो पता करते हैं कि ये अगर लीक हुई है तो किसने की है, कहाँ से आई, कहाँ गई। ये जो मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है, ये सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग? नहीं, गैर सियासी लोग हैं। अच्छा, गैर सियासी लोग हैं, और ये लोग जो है वो अदरवाइज मकासद भी इनके हैं, यानी ये लोग इन चीज़ों को जो है वो सेल आउट भी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज जो ये टेक्नोक्रेट सेटअप या नेशनल गवर्नमेंट की जो बात होती रही, मेरी आज कई अहम हुकूमती और सरकारी जिम्मेदारान से बात हुई। मैं किसी को कोट नहीं कर सकता, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप या निगरान हुकूमत को सिर्फ अफवाहें ही करार दिया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि आइन और कानून हुकूमत के होते हुए निगरान सेटअप की इजाज़त जो है वो आइन और कानून नहीं देता। हाँ, अलबत्ता अगर हुकूमत खुद ही इस बारे में कोई कानून साजी करना चाहे तो फिर ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत अवाम को ये तासुर देना चाहेगी कि हम नाकाम हो चुके हैं, हम जा रहे हैं, तो ये निगरान सेटअप आ गया और ये 2 और 3 साल चलेगा? अब इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मतलब हुकूमत का एक और दावा कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है इस वक्त, कि बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। उनका इलेक्शन ये होगा कि फौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे। अगर उनका बयानिया ये होगा कि आइन तुरवाए, कहानी खत्म हो गया। बिलावल का इमरान खान के माजी में जाने से मुतालिक ये दावा कितना हकीकी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब की थोड़ी सी बात कर लें कि वहाँ के मामलात अभी तक गैर यकीनी का शिकार हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही 11 जनवरी के बाद क्या करेंगे कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। 11 जनवरी से पहले
वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेकर आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाला नया साल जो है मुल्क में क्या नए सियासी निज़ाम की दाग बेल्ट डाल देगा। तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी साथी हनीफ अब्बासी साहब ने, जबकि आगे चलकर हमें स्पीकर पंजाब असम्बली भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे पूछेंगे कि आपका कब एतमाद का वोट ले रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कौमी हुकूमत जो है, आप नाकाम हो चुके हैं और कौमी हुकूमत बनने जा रही है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है 3 साल के लिए वो होगा। आज सारा दिन ये रूमर्स चलती रही, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा आदिल, पहली बात तो ये कि आपने टेक्नोक्रेट की हुकूमत की बात की। मैं भी आज एक जगह वॉक कर रहा था तो मुझे फवाद चौधरी साहब मिल गए वहाँ पर। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पहली खबर उन्होंने दी। तो इसका मतलब है ये शोशा जो है वो पीटीआई ने छोड़ा है, मेरा ख्याल है। अच्छा, क्योंकि हमारी तरफ से तो किसी जगह ना किसी जगह ये डिस्कशन हो रही है, ना किसी ने हमें फ़ोन करके पूछा है, ना इसके ऊपर कोई सोच विचार है। और वजह क्यों? अगर टेक्नोक्रेट ही बनानी है और टेक्नोक्रेट बना के जो बाकी रह गई है, बाकी कसर वो निकलवानी है उससे, तो अक्टूबर तक हमें क्यों नहीं भी आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे यही तो रोल है पीटीआई के साथ भी। पीटीआई कहती है आज इलेक्शन करा दें, भी आज इलेक्शन हम अनाउंस कर देते हैं। केयर टेकर आ जाती है 90 डेज के लिए। जो रही सही कसर है इकोनॉमी की वो खत्म हो जाएगी। जो दुनिया बैठी हुई है, जो आपके साथ इस वक्त निगोशिएट कर रही है, वो केयर टेकर के साथ निगोशिएट करेगी। अच्छा, वो 4 महीने मजीद इस मुल्क को दलदल में आपने फेंकना है। वैसे मेरी जहां बात हुई है तो यही रिफ्लेक्ट हुआ कि सिर्फ रूमर्स हैं, लेकिन एक जगह से ये भी बताया गया है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो वफाकी वजीर दाखिला होंगे आने वाले सेटअप में। ठीक है, तो आपसे मशवरा तो वो होगा। मैं वो बड़ी ज़बरदस्त बात किसी दोस्त मेरे ने कही। उसने कही कि हमें तो मुशीर जो वज़ीर आज़म बनाया गया, एडवाइज़र बनाया गया, वो लोगों को कबूल नहीं हुआ और चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो लोग अदालतों में चले गए और फिर आपके सामने बात। ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम तो अपनी पार्टी के साथ अगर 25 साल कैद लेके एक शख्स अपनी पार्टी के साथ खड़ा है और जिंदान में 6/6 में लेट के जब कहा गया पार्टी छोड़ दो, उस वक्त नहीं छोड़ी। और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ, और ख़ास तौर पे आप देखें कि इस पार्टी के अंदर जो खिदमात हैं तमाम बड़े लीडर्स की इस मुल्क के लिए, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आम आवाम नहीं बुलाने के लिए तैयार। तो इसलिए ये शोशे छोड़े जाते हैं। किसी को वजीर दाखिला बना दिया जाएगा, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा चंद दिनों के लिए। तो इस तरह शोर शराबा लगा रहता है। देखिए, एक बात तो है कि 7-8 महीनों से मईशत आपकी हुकूमत से संभाली नहीं जा रही, लेकिन आपके कुछ लोग ऐसे थे जो कि असद उमर के लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। हाँ, ये आदल हमारे ना बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंसान जिस कश्ती में सवार होता है ना, उसी में छेद करनी शुरू कर देता है। और ये खबर मैं बिल्कुल इसकी तस्दीक करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दो आपके बड़े अहम रहनुमाओं ने असद उमर की प्रेजेंटेशन, और वो किसके लिए प्रेजेंटेशन लेके गए थे? वो जिनको बुलाकर ये कहा गया था कि असद उमर बड़ी मुश्किल में है तो इसको निकालें जी, तो वो लोग गए। अब ये तो पार्टी को चाहिए, उसकी तहकीक करेंगे किस हद तक कौन लोग थे, कैसे थे। मेरी भी इसी इंफॉर्मेशन है। तो इस हवाले से दूसरी बात यह है, देखिए मेरी बात सुने, पार्टियों के अंदर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से मैं वाजे कर दूं बात, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं कोई इसका तर्जमान भी किसी का नहीं हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और अपनी पार्टी का वो कारकुन हूं जो इस 2008 इलेक्शन से पहले उम्र कैद लेके जेल में गया था। मैं इसका खैर ख्वाह हूं, बाकी भी सारे खैर ख्वाह हैं। लेकिन ये हर शख्स ज़हन में रखे हो हमारी पार्टी के अंदर जो मौजूद हो कि ये पार्टी सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दम से कायम है, यानी उसकी फैमिली के। कई लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि शायद 2018 में भी बहुत सारे वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, हो सकता है आज भी उनकी ख्वाहिश हो कि हम वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन मैं सबकी ख्वाहिशात को एकदम पीछे रखते हुए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है और उसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ, उसके भाई जो हैं वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से अभी चंद दिनों पहले जो बातें बाहर आई हैं, कब नहीं बुलाकर उसको कहा गया कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, कब नहीं बुलाकर कहा। 2018 में कहा, 2018 में कहा गया। 2099 में जब कू हुआ तो असेंबली नहीं तोड़ी गई कई दिनों तक कि उसको मनाने के लिए ये कहा गया कि तुम वज़ीर आज़म। लेकिन अब भाई सब चले, लेकिन उसने अपने भाई को डिच नहीं किया। ठीक है, अब तो बन गए, नवाज शरीफ की मर्जी से बने। आप मुझे ये कहें, क्या आपके हल्के के अवाम आपकी हुकूमत से आज मुतमईन? जी बिल्कुल, मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए इस वक्त जो अब लोग भूल गए हैं ना कि हमने 2018 में हुकूमत कितने पे छोड़ी थी, कितने से मुराद
यानी उस वक्त आटा कितने का था, ये बताना बड़ा जरूरी है। एकदम सारे का सारा मलबा 4 महीने या 6 महीने की हुकूमत में नहीं डाला जा सकता ना। उस वक्त आटा था 35 रुपए किलो, इमरान खान उसको 85 रुपए पे लेके गया। इकोनॉमी 4 साल में बेड़ा गर्क हुई है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जिस दिन गई, नवाज शरीफ की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नहीं, उस दिन 24 अरब डॉलर के रिजर्व थे। उसका वजीर खजाना कौन था? इसहाक डार। उस वक्त तरक्की की शरह क्या थी जब डार साहब इस मुल्क से वजीर खजाना हटाए गए? 6%। ठीक है जी, 6%। नहीं, वो 6% तो वो भी छोड़ के नहीं, अभी मुझे बात मुकम्मल करने देना आदिल, इस तरह नहीं ना। अच्छा, डॉलर कितने का था? 120 रुपए, 110 रुपए का। ठीक है जी, जब डार साहब गए। उसके बाद आ जाए आप, पेट्रोल की कीमत क्या थी आपको पता क्या थी? 85 रुपए, 90 रुपए, 92 रुपए। आप अंदाजा लगाएं, एकदम चलती चलाती हुकूमत को 2017 में, 17 की बात कर रहा हूं, चलता किया गया। और उसके बाद अब मौजूदा जो सदर मुमलिकत हैं जो फरमा रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन 2018 का भी जितवाया गया, बिल्कुल, और सेनेट में भी हमारी मदद की गई। इसके बाद मुझे बताएं, जिस शख्स को ये मुल्क दिया गया उसने कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने कभी पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी ओहदा अपने पास नहीं रखा, कोई वजारत उसके पास नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों के बाद इस मुल्क का जो हाल उन्होंने किया है, आज फाइनेंस मिनिस्टर 4थी मरतबा इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे, इसलिए हम कहते हैं ये तसलसल कायम रहने दें, ये जाने दें अक्टूबर तक। जो शबाना रोज मेहनत वजीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि वो कामयाब ना हो। अब्बासी साहब बड़े प्रोएक्टिव होते थे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ जो होते थे, और आप यकीन करें हर दूसरे तीसरे दिन हमसे भी राब्ता करके कि जी क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, क्या है। उसके बाद से जैसे ही गए जैसे वो गुमसुम हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी ने पीएम हाउस को बिल्कुल जकड़ लिया है, उन्हें लेफ्ट राइट ही नहीं होने दे रहा, उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं वो। नहीं आदिल, दो सूरत हाल है। एक तो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं, इतनी जिम्मेदारी तो नहीं होती ना। लीडर ऑफ द अपोजिशन की कितनी की जिम्मेदारी होगी? जब आपने वो हुकूमत संभाली जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, बार बार उसका जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उस हुकूमत में फिर अलायंस के साथ थे, 13 जमाती अलायंस के साथ, इत्तेहाद के साथ ये हुकूमत चलाई जा रही है। ऊपर से सैलाब आ गया। सबसे बड़ी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इससे बड़ी आफत पाकिस्तानी अवाम पर नहीं आई। और उसमें अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है। मैं समझता हूँ कोई माई का लाल इस एज के अंदर इतनी मेहनत नहीं कर सकता, इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकता। और जिस तरह लोगों को उन्होंने रिस्टोर किया है, ये मैं समझता हूँ कि उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। बाकी वो बिजी ज़रूर हुए हैं, मसरूफियत बढ़ गई है, और मसरूफियात की वजह से इन मुश्किल हालात से इस गाड़ी को लेके निकलना, मैं समझता हूँ कि उस वजह से अगर आपको छोटा मोटा लग रहा हो नहीं, वैसे जो नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी जो नॉर्मली जिस तरह से काम करती है ना, 3.5 साल पीटीआई को यही गिला रहा कि यार ऑब्स्टिकल्स हैं, ये पूरा। क्या स्मूथ चल रही है गवर्नमेंट या नहीं? मेरा ख्याल है कि उसमें ना सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की अगर सच्ची बात की जाए तो इत्तेहाद जो है ना, इसमें बड़े आड़े आते हैं, बहुत सारी पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज के हवाले से। लेकिन एक और बात भी है, कुछ चीज़ें हमें, मैं अब सारा कोई बैठ के तारीफें तो नहीं मैं कर सकता किसी चीज़ की भी। जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है, मेरे पे मोहब्बत और प्यार की बात है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है मुझे, और हमेशा उन्होंने मुझे इज्जत भी दी। लेकिन इस वक्त बात हो रही है मुल्क की, इस वक्त बात हो रही है सबसे बड़ी पार्टी की जी। और उसके अंदर हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेने चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन देखें, आप 10,000 मीटिंग्स कर लें, 14,000 मीटिंग्स बंद कमरों में कर लें, लेकिन उसका शायद असर नहीं होगा। जब आप लेंगे ना, अब देखें ना, मैं एक इशू अभी हुआ है जी कि जी 8 बजे शॉप्स बंद कर दें। ये पॉलिटिकल डिसीजन है? ये किसने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है? ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। और फिर दूसरा बात यह है कि देखिए, ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो पीएम हाउस का हो या ब्यूरोक्रेट किसी जिले का डीसी हो या कमिश्नर हो किसी डिवीजन का, उसका कुछ नहीं जाता भाईजान। जितना कुछ आपने जवाब देना है ना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने देना है। अब आप पीएम हाउस का ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी वजीर आजम के ऊपर है, सारी है। हाँ, बिल्कुल सारी है। लेकिन अब भाई ये जो 8 PM की आपने बात की ना, देखिए इस वक्त जो एनर्जी के हमारे क्राइसिस हैं, मसाइल हैं, वो तो हम वेदर और नॉट वी लाइक इट, ये मुश्किल फैसले तो हमें करने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखे ना, मुश्किल फैसले वो जो आप इंप्लीमेंट करवा सके। देखे ना, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो फैसले मजाक बन जाएंगे ना। बिल्कुल। अब पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है,
KPK के हमारी हुकूमत ना बलूचिस्तान में ना सिंध में है। कोई माई का लाल जाके ट्रेडर्स को 8 बजे दुकानें बंद करवा के दिखाए, मुमकिन ही नहीं होगा। वो इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि वो चारों के चारों पॉलिटिकल स्कोरिंग करने मतलब के आप लिए ये कह रहे हैं कि इस किस्म के फैसले जो है ना ये आपको नुकसान देते हैं। अच्छा, ये आपको नुकसान देते हैं। और दूसरा बात देखिए, पॉलिटिकल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें और भी पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए। हमें अपने आप की तरफ देखना चाहिए कि हम कहां सियासी तौर के ऊपर कमजोर हैं और कौन इस सियासी फ्लॉ को जो है वो फिल कर सकता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेट भी होगा, जहां में अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, अच्छा, जो पुराने ब्यूरोक्रेट जो इमरान खान के साथ थे वो हमारे साथ भी हैं। मुझे एक बात, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने मुझसे पूछ भी रहे थे जी, अब आजम खान के अभी तक राब्ते हैं हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ। अब यहां से अंदाजा लगाए ना कि ये भैंसें जो होती है ना, भैंस का साथ देती है, तो ये इस तरीके से ये इनका स्टेक पे कुछ नहीं है। ना इन्होंने आगे जाकर किसी को हिसाब देना है, ना इन्होंने किसी से हिसाब मांगना है। हिसाब अगर किसी को देना पड़ेगा तो वो मुल्क का वजीर आजम होगा, वो उसके साथी होंगे, ब्यूरोक्रेसी इतना और नुकसान उन्होंने जेलों आपको में जाना पहुंचा रही है। शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता? वो नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि इनका स्टेक्स पे कुछ नहीं होता। ठीक, इन्होंने बोरिया बिस्तर गोल करने, अगली हुकूमत आएगी फिर उसके अंदर चले जाएंगे वो। ठीक, मुझे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात समझने की है कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को भंवर से निकालने के लिए अब हम जिसको टारगेट करना है ना, उसको टारगेट करते हैं, वो है पीटीआई। पीटीआई को चाहिए कि वो इस्तीफे खेलना छोड़ दें, वो पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठे और पार्लियामेंट में बैठ के जो लेजिस्लेशंस करनी है, किस हवाले से इंतखाबी इस्लाहात करनी है, वहां हमारे साथ बैठ के करें, हम करने के लिए तैयार हैं। भी आप खुद अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि हुकूमत हमें सही तरीके से इन्वाइट नहीं कर रही। मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, वजीर आजम के बिहाफ पे इन्वाइट कर रहा हूँ। वो वजीर आजम जिसने आज तक इस 8 महीने में किसी के खिलाफ एक भी इंतकामी कार्रवाई की हो, किसी को गाली दी हो, किसी को बुरा भला कहा हो, ये देखे ना, ये डिसेंसी है किसी भी मुल्क के लिए। अच्छा, पूरा दुनिया के अंदर आपने फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया हुआ था। वजीर आजम सऊदी अरब जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जाकर उन सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं। इधर शोर शराबा क्या हो रहा है जी, मुझे इलेक्शन दे दें, मुझे इलेक्शन दे दें, मुझे वजीर आजम बना दें। अच्छा, फिर दोबारा अदारों को बुला रहे हैं, अदारों पे तनकीद भी करते हैं और फिर अदारों को बुला रहे हैं। उस आईएसआई को कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग रोके, उस आईएसआई को कहते हैं कि ये करप्शन रोके। ये बातें तो मजा का और उसमें उसी को गालियां भी देते हैं और उसी पे कत्ल का मुकदमा भी करवाते हैं। ये दुनिया को जंग सही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। सही है। अब भाई साहब, बिल्कुल मुख्तसरन टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन 8 महीने पहले जहां पे PMLN मकबूलियत के लिहाज से खड़ी थी, अदम एतमाद हो रही थी, और आज जहां खड़ी है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इसको कैसे ठीक करेंगे आप? बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मेरी बात यह है कि फर्क तो आया है ना, फर्क बहुत आया, बहुत फर्क आया। लेकिन क्या मुल्क अगर इमरान खान के पास रहता तो मुल्क आज इस वक्त क्या सूरत हाल होती है आपको पता है? उस वक्त क्या हो रहा था, क्योंकि इनके पास संभाला ही नहीं जा रहा था उस मुल्क को। अब जो 8 महीने हैं, इन 8 महीने जो आने वाले 8 महीने हैं, इसके अंदर इंशाल्लाह सियासी तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे और ये 8 महीनों के अंदर डिलीवरी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आएगी। आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ जाए, फरवरी में आ जाए, जिस वक्त इलेक्शन का डंका बजेगा। तो नहीं, जिस दिन इलेक्शन का डंका बजेगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इधर होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपनी डिलीवरी के बलबूते के ऊपर लोगों में जा रहे होंगे। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, नून लीग के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो हमारा एक सवाल था कि आपसे अपनी मईशत संभाली नहीं जा रही, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में आपके 2 बड़े अहम रहनुमाओं ने उनके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसकी उन्होंने तस्दीक की। तो इस वक्त हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब की सियासत की बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब सब्तैन खान साहब ने। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी कुछ देर पहले इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई। अब 11 जनवरी तक तो आप डिसॉल्व नहीं कर सकते असम्बली। उसके बाद 15 जनवरी की कुछ तारीख आ रही थी, सुनी थी कि उसमें परवेज इलाही साहब जो हैं वो डिसॉल्व कर देंगे। क्या इस पर अब कंसेंसस हो चुका है या अभी भी आप समझते हैं कि फरवरी मार्च तक शायद ये मामला चला जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। देखिए, मेरी जो आज पहला आपका जो सवाल का हिस्सा था, चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई
तो इस वक्त इतनी रैपिड चीज़ें चल रही हैं कि जिसमें देखें हमने अपने इलेक्शन की तैयारी भी करनी है, हमने कैंडिडेट्स की हेड हंटिंग भी करनी है, जौन से हलके हमारे कमज़ोर हैं वहाँ हमने रिप्लेसमेंट्स भी करनी है, जो हमारे हलके ठीक हैं वहाँ हमने अपनी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी देनी है। उसके बाद मेरे पे नो कॉन्फिडेंस है वो भी डिस्कस करना, डिप्टी स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस वो भी डिस्कस करना, सीएम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके भी हालात को देखना, एंड सीएम का जो नो कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने चंद घंटे में ही जो नोटिस दिया था उसको विड्रॉ कर लिया, उसको भी असेस करना कि उन्होंने ये नोटिस दिया क्यों था और अगर दिया था तो फिर विड्रॉ क्यों किया। तो ये सारी बातें थी जिस पे चेयरमैन के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे निकलेंगे, बिकॉज हम हैज़र्डली काम नहीं करना चाह रहे। दूसरी बात, अब आपकी इस बात का जो दूसरा सवाल था इकोनॉमी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मैं ये खान साहब सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि 11 जनवरी तक तो आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या तारीख का तयन हो गया कि 14 या 15 जनवरी को डिसॉल्व कर दी जाएगी असेंबली? उसमें मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है तो वो तो हमें किसी ने नहीं रोका ना, वो जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने भी हमें नहीं रोका, तो वो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिनों में जब भी बेहतर समझेंगे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। और जहाँ तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उसको और हाई कोर्ट के डिसीजन को रखते हुए अगर हमें इख्तियारात हैं तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद डिसॉल्व कर देंगे, और अगर हमें इख्तियारात नहीं हैं तो 11 वाली तारीख के बाद डिसॉल्व कर देंगे। इट्स मैटर ऑफ 2 to 3 डेज, क्योंकि हम ये भी चाह रहे हैं कि हम ये भी जी खान साहब मुझे बताइएगा, कल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हमारे शो में थे और उन्होंने ये कहा कि जी अगर 10-15 लोग पीटीआई के आगे पीछे हो जाएं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो हमसे गिला नहीं करना, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है, तो आपसे असल सवाल ये कि क्या आपका एक एक मेंबर जो है वो आपसे राब्ते में और आप उन पर कन्विंस्ड हैं कि वो आगे पीछे नहीं खिसक जाएंगे? क्योंकि अगर माजी में भी हम देखें 4-5-6 महीने में पंजाब असेंबली में जो हुआ वो हम सबके सामने है, तो ऐसा कोई एडवेंचर वाला मामला भी हो सकता है? देखें, जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है तो वो तो उन्होंने नजूमियों वाली बात की ना, कि जैसे आप कुछ काम करके बैठे हो और आप पहले बिफोर टाइम बता रहे हो कि कल को फिर मुझे गिला मत देना, मेरा नाम इसमें मत लेना। तो अगर उनका नाम भी नहीं लेना और उनको गिला भी नहीं देना तो फिर उनको कैसे पता चला कि 10-12 लोग हमारे थिड़के हुए हैं? तो दैट मीन्स कि दे आर प्लेइंग सम गेम्स। लेकिन देखें, ये गिमिक्स और गेम्स पॉलिटिक्स में चलती हैं। मेरा बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा जो नैरेटिव है, अब मैं कहूँ कि उनकी जमात के भी 4-5 लोगों का हमारे साथ राब्ता है और जेन्युइनली है भी सही, 2-3 नून के हैं, 3 और 1 इंडिपेंडेंट है और 1 पीपल्स पार्टी के हैं, तो 5 लोगों का तो हमारे साथ भी राब्ता है। बट हमारे चेयरमैन की कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने उनको कहना है कि अगर आप हमारे नैरेटिव के साथ इत्तफाक करते हैं, हमारी पॉलिसी के साथ इत्तफाक करते हैं, तो रिज़ाइन करके हमारे साथ आएँ। ठीक देखिए, एक मॉरल, अच्छा ये वैसे ये हो भी सकता है खान साहब कि अगर वो आपको वोट ना दें और वो रिजाइन कर जाएं तो अल्टीमेटली उसका फायदा तो आप ही को होगा, तो ये आपके पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। लेकिन जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हैं वो खुफिया राय शुमारी से होंगे। क्या आपको कुछ कंसर्न्स हैं कि हो सकता है कुछ लोग आपके दूसरी तरफ चले जाएं? क्योंकि देखिए, एक तरफ वफाकी हुकूमत है, पीडीएम है, जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, तो कुछ मामला जो है वो सरप्राइजेस की तरफ जा सकता है, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप आसानी से वोट ले लेंगे एतमाद का? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जरदारी साहब की दिल से इज्जत करते हैं बिकॉज ही इज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वो हस्बैंड भी हैं, बिलावल साहब के वो वालिद भी हैं। बट जिस तरह वो आते हैं और जिस तरह कहा जाता है कि वो जी बैग्स आ गए और जरदारी साहब आ गए और चार्टर्ड प्लेन्स आ रहे हैं और बसें चल पड़नी हैं, क्या इन चीज़ों को हमें एनकरेज करना चाहिए?
हमें बल्कि करना चाहिए। देखिए, कुछ खुदा के लिए उनकी अपनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ये वो इज़्ज़त एहतराम अलहदा, बट ये कहाँ का असूल है कि मसालियत के बादशाह प्लेन्स भर के साथ फलां फलां सिंध गवर्नमेंट के फलां फलां हजरात आ रहे हैं, फलां फलां मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, और उनके चार्टर्ड प्लेन्स आ रहे हैं और वो प्लेन फलानी जगह पे रुक रहा है, और फिर सखर एयरपोर्ट पे रुक रहे हैं, और सखर एयरपोर्ट पे हमारे या हमारी MPs के साथ उनका राब्ता हो रहा है। देखें, हमारे में ये मैच्योरिटी कब आएगी? अब वी शुड एक्ट एज मैच्योर पॉलिटिशियंस। जिन पार्टी के टिकट्स पे, या तो जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे साथ अगर किसी ने आना है तो वो पहले रिज़ाइन करे फिर PTI में आए, तो इसी तरह हमारे एथिक्स और मॉरल्स भी ये डिमांड करते हैं कि अगर सोते सोते आदिल साहब किसी का ज़मीर जागता है तो ज़मीर जागे पड़ा, लेकिन कम से कम जिस पार्टी के टिकट पे और जिस तरानों की गूंज में लोगों ने आपको PTI के ऊपर वोट दिया है, ये कल के इलेक्शंस हैं ना, 20 इलेक्शन जो हुए थे उसमें 15 इलेक्शन आप जीते, फिर ये लाहौर के देखे 4 इलेक्शंस 3 सीट्स आप जीते। वो तख्ते लाहौर कहाँ गया? वो GT रोड की जमात कहाँ गई? अब ना वो GT रोड में फ़र्क रहा, ना नॉर्थ में, ना साउथ में, ना सेंट्रल में, ना अपना वेस्ट पंजाब में। अब तो हर जगह आपको इमरान खान नज़र आते हैं। और आजकल आप देखें बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है। ठीक है जी। खान साहब, ये बताएगा कि जो काफ लीग से मामला चल रहे हैं PTI के, सीट एडजस्टमेंट वगैरह, वो पूरा सारा तो मुख्तलिफ मुतज़ाद इतलात हैं, नंबर्स हैं, वो हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30 सीटें हैं शायद सूबाई असम्बली की जो वो चाह रहे हैं, और 11-12 कौमी असम्बली की हैं। PTI के अंदर क्या रेजिस्टेंस नहीं है कि ये जो 35-40 हल्के अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो दूसरी पार्टीज़ में स्विच कर जाएंगे। तो ये बड़ा आपके लिए बड़ा एक सियासी इम्तिहान भी है PTI के लिए। जी, अभी तक देखें, अभी तक तो हमें चौधरी परवेज़ इलाही को क्रेडिट देना चाहिए। चीफ मिनिस्टरशिप तो उनको उधर से भी ऑफ़र हुई थी, और चौधरी शुजात साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वुड बी चौधरी परवेज़ इलाही, बट चौधरी परवेज़ इलाही ने उधर से चीफ मिनिस्ट्री लेने के बजाय ही प्रेफर टू स्टे विद इमरान खान। तो इस हद तक तो चाहे चौधरी परवेज़ इलाही हैं चाहे मोनस इलाही हैं, इनको क्रेडिट देना चाहिए। अब आगे आ जाए सीट एडजस्टमेंट पे, जो हमारी पार्टी ने बनाई है कमेटी जो निगोशिएट करेगी, उसमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ। तो जो मैंने भी ये ख़बर या पार्टी के अंदरूनी ज़राए से सुना था कि 25 मेरा ख्याल है उन्होंने MPAs मांगे थे और कोई 15 या 12 उन्होंने MNAs मांगे थे, बट ये उनकी डिमांड थी। अभी देखें, जब एक डिमांड आती है, अच्छा आप मुझे आदिल एक बात का जवाब दें कि वहाँ 13 जमातें हैं, आदिल साहब वहाँ 13 जमातें हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि हम 5 या 7 वाले बैरियर को तोड़ के हम भी थोड़ा सा आगे जाएं। मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे कि 2-4 सीटें पंजाब में हमें भी दें। इसी तरह KP में वली खान चाहेंगे हमें मिलें, आफ्ताब शेरपाव चाहेंगे हमें मिलें, फजल रहमान साहब चाहेंगे हमें मिलें। तो ये जब वो निगोशिएट करेंगे, तो हम तो इस वक्त 2 वालों की बात कर रहे हैं, जहाँ 13 पार्टियां निगोशिएट करेंगी उनकी हालत क्या होगी। अभी हमारी ये पोजीशन है कि ये वो डिमांड कर रहे हैं, तो जहां आप नेगोशिएट करते हैं तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि 100% किसी की राय के ऊपर फैसले होते हैं। शायद वो 25 वाले जो हैं वो 20 पे आ जाएं प्रोविंशियल, 20 वाले 15 पे आ जाएं, 12 वाले 8 पे आ जाएं, 5 पे आ जाएं, तो कोई हरज नहीं। इस वक्त मुश्किल वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने भाई को छोड़ के, जिसके लिए आदिल गवर्नर साहब भी परेशान थे। आपने गवर्नर साहब वाला वो लेटर पढ़ा था शुरू वाला? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो कह रहे थे ना कि चौधरी, हाँ जी चले खान साहब, एक तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में भी बात होती रहेगी, क्योंकि पंजाब का सियासी माहौल जो है
वो अगले हफ्ते भी खासा गर्म रहेगा और जब तक ये मामला तय नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। इस वक्त भी मुल्क की सियासत अगर देखा जाए तो आज मईशत की गिरदी हमें घूमती नज़र आई और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि शायद मुख्तदर हलकों ने कुछ मईशतदानों से, अहम मईशतदानों से मुलाकातें भी की हैं। शबर जैदी साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया है कि जी मामलात दुरुस्त तरफ नहीं जा रहे, खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इसहाक डार साहब लेकिन कॉन्फिडेंट हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहे। ये हमारी बदकिस्मती कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या इनका एतमाद जायज़ है? बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अलमिया यह है कि हुकूमत को सख्त फैसले करने हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। IMF का प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होता तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं जो कि हुकूमत मज़ीद सियासी कीमत चुकाना नहीं चाहती। किस तरफ जा रहा है ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है जी, उन्होंने जो IMF प्रोग्राम को फिर से जारी करवाया था और सितंबर के महीने में आपने देखा कि 7वां और 8वां रिव्यू खत्म हुआ और 1 तारीख को हमें पैसे भी मिले और नवा रिव्यू शुरू हुआ। तो उस वक्त ख्याल ये था कि IMF का प्रोग्राम कायम रहेगा और इंशाल्लाह जून तक ये चलेगा और इसमें 3 रिव्यूज होंगे, 9th, 10th, 11th। मगर हुआ ये है कि उसके बाद मोमेंटम में बहुत कमी आ गई और जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था हमारी हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट किए थे बहुत से रिफॉर्म्स, एक्शंस वगैरह, वो मुकम्मल नहीं हो पाए और इसके नतीजे में प्रोग्राम जो है वो 3 नवंबर को 9th रिव्यू होना था, वो नहीं हो पाया है। अब खतरा ये है कि 2 महीने तो गुजर चुके हैं, इस वक्त वहाँ छुट्टियां हैं वाशिंगटन में। तो अब हमारी उम्मीद ये है कि जनवरी के आगाज में इंशाल्लाह फिर से शायद बातचीत शुरू होए और कुछ प्रोग्रेस हो। मगर हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स किए थे रिफॉर्म्स के, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं और ये दरअसल फिर से एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है IMF में। देखिए वो डेफिसिट तो डॉक्टर साहब मौजूद है, लेकिन आप जैसे मईशतदान हो या हमारे जैसे मईशत के तालिब इल्म हो, हमें तो यही लग रहा है कि बगैर IMF के हमारे पास ऑप्शन नहीं है और IMF अगर हम ना गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बसूरत दीगर हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं? खुदा न खास्ता देखिए, अगर दिवालिये की तरफ हम चले गए जी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। श्रीलंका जो हमसे बहुत करीब एक मुल्क है, जिसकी फी कस आमदनी हमसे 2 गुना है और वो मुल्क काफी खुशहाल रहा है बहुत अरसा। उस मुल्क का दिवालिया मई में हुआ और आप देखिए कि इस साल 22 का साल जो गुजर रहा है, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, उसमें वहां जो उनके आप देखें रफ्तार जो है अफरात ज़र की 60%, उनके श्रीलंकन रुपए की कदर में 80% कमी और शर नमू में 8% कमी। जो खुशहाल मुल्क था वो बहुत बुरे हालात में अब जा चुका है। खुदा न खास्ता अगर दिवालिया हो की तरफ हम चले जाते हैं तो हमारे यहाँ भी जो इस वक्त रफ्तार है चीज़ों की, वो तकरीबन कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगी और शर नमू हमारा ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मनफी होता जा रहा है, इसमें भी और गिरने का इजाफा बढ़ जाएगा। तो हालात हद से ज़्यादा ख़राब होने का खतरा मौजूद है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ रूमर्स चल रही हैं कि जी कौमी हुकूमत भी आ सकती है, क्योंकि ये जो फैसले हैं सियासी हुकूमत इसका मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनका ये कहना है कि हमने तो बहुत ज़्यादा सियासी कीमत अदा की है। अब दोस्त ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे क्योंकि वो टाइड अप हैं IMF के प्रोग्राम के साथ। ये अब अगर ये जो इस तरह के शोशे छोड़ दिए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आ जाएगी, इसका मईशत पर क्या असर हो सकता है? क्या इससे मईशत बेहतर हो सकती है अगर आ भी गई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट? बात दरअसल ये है कि जो ममालिक हमारे दोस्त जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, उनके सपोर्ट में कुछ डिले इसलिए मेरे ख्याल से आ रहा है कि शायद उन्होंने सपोर्ट को कंडीशनल कर दिया है IMF प्रोग्राम के जारी रहने के लिए, इसलिए वो परेशान है। देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर एक पाकिस्तान एक मुल्क, सवरेन मुल्क है, और जब हम IMF से डील करते हैं तो एज ए सवरेन कंट्री करते हैं, तो इसका हुकूमतों पे इतना डिपेंडेंस नहीं है जितना आपका एक कमिटमेंट हो, एक फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे हो IMF के छतरी के तहत। और इस वक्त तो आपको पता है कि सारी दुनिया में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF बिल्कुल। तो जब हालात इतने खराब होते हैं तो IMF की छतरी हमारे पास फॉर्चुनेटली मौजूद है। बाकी मुल्क जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, खासतौर पे श्रीलंका और पिछले दिनों गाना वगैरह, उनके पास IMF की छतरी नहीं थी, इसलिए हालात वहां हद से ज्यादा खराब होते जा रहे थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कंसेंसस की बिल्डिंग की जरूरत है, और आज की जो हुकूमत है वो किसी तरह से कोशिश ये करे कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और जो बड़े इक़दामात लेने हैं वो लेने की तरफ हम आगे बढ़ें, इसलिए कि उसके बगैर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। और अगर IMF का प्रोग्राम सस्पेंड या टर्मिनेट हो जाता है तो हम दिवालिये के बहुत करीब आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, टाइमलाइन क्या है? कब तक ये फैसले अगर हमने ना किए तो उसके बाद इट विल बी टू लेट? बात दरअसल ये है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके तहत नवा रिव्यू जो था वो 3 तारीख नवंबर को शुरू होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब तो छुट्टियां भी हैं IMF के तहत पहले क्वार्टर का, जून से एंड से जुलाई अगस्त सितंबर की परफॉर्मेंस रिव्यू, वो पोस्टपोन हो चुका है, और अब तो वहां वॉशिंगटन में छुट्टियां हैं, तो मुश्किल से आगाज हो सकता है बातचीत का फिर से जनवरी की पहली तारीख में। पाकिस्तान को जो इक़दामात लेने हैं, 2-3 बहुत अहम इक़दामात, वो हमें कोशिश करके जनवरी के पहले 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर देना चाहिए, ताकि बातचीत में बहुत प्रोग्रेस होने की गुंजाइश पैदा हो जाए, और ऐसा लगे कि नवा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा और प्रोग्राम 10वां 11वां रिव्यू के तरफ आगे बढ़ निकल चुकेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ट्विटर हैंडल है हमारा @AdilShahzeb। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।